देश भर के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों या इनकम टैक्स के या फिर एनआईए के हों या फिर चुनाव आयोग के और या फिर देश के जज साहब लोग ही क्यों ना हो, अपने स्क्रीन पर इस विश्व स्तरीय वीडियो को जरूर देखें। आंख में केवड़ा जल और कान में कड़वा तेल डालकर देखें, सुने। आपको लग रहा होगा कि मैं वीडियो को रिवाइंड करके क्यों दिखा रहा हूं, मगर 56 इंच की कसम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। वीडियो अपनी गति में चल रही है। दरअसल जो व्यक्ति बैक गियर में चलता हुआ दिख रहा है, ये एक वक्त में बदन पर वर्दी और कमर में लगी पिस्टल की गर्मी में इस कदर तप रहे थे कि इन्हें मालूम भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वर्दी की धौंस उतर जाएगी और बैक गियर में चलना पड़ेगा ताकि कोई चेहरा न देख ले, कोई फोटो न ले ले। जो व्यक्ति बैक गियर में चलते हुए आपको दिख रहे हैं, ये हैं जैनेंद्र कुमार सिंह। इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। जानते हैं क्यों? इन्होंने किया क्या था? अरे वही किया था जो आज अमृतकाल से लेकर रामराज्य तक ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी करके सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हैं और सरकार का दुलारा बन जाना चाहते हैं, प्रमोशन पा जाना चाहते हैं। इस पूरी कहानी पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे और आज उन अधिकारियों की भी बात करेंगे जो सत्ता में बैठे राजनीतिक नेताओं को खुश करने के चक्कर में अपनी बुढ़ौती खराब करने का जुगाड़ बना रहे हैं। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी, तमाम जांच एजेंसियों के अधिकारी और चुनाव आयोग के अधिकारी, एक इंस्पेक्टर का जो हश्र हुआ है उसे कायदे से देख लें, क्योंकि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। इसके साथ ही बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की। इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, सरकार जो कह रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार से जो कह रहा है, उसे सुनकर आप सर पीटने लग जाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे से जो बतिया रहे हैं वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतिहास बन रहा है। वैसे इस मामले में भी जो अधिकारी शामिल हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ वाली खबर विशेष ध्यान देकर देखने सुनने वाली है। मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, भूलना नहीं है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी कहानी को एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए। ये केस है 29 मार्च 2003 का। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रानी की सराय थाने की पुलिस ने बैटरी चोरी के मामले में हरिलाल यादव को हिरासत में लिया था। दौलतपुर के रहने वाले हरिलाल यादव जितेंद्र यादव के पिता थे। जब बेटे जितेंद्र को पता चला कि पुलिस ने उनके पिता को उठा लिया है तो वो अपने एक रिश्तेदार राम बच्चन यादव के साथ थाने पहुंचे। फिर क्या था, पुलिसिया रौब इतना चढ़ा हुआ था कि इंस्पेक्टर ने बेटे और रिश्तेदार को भी हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद थाना अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार सिंह के कहने पर दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह ने हरिलाल यादव को पहले बुरी तरह से गालियां दी, फिर लाठियों से पीटा, घंटों तक पीटा, प्रताड़ित किया और इसके बाद दरोगा नरेंद्र सिंह ने हरिलाल यादव को गोली मार दिया। गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर हरिलाल बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। अगले दिन 30 मार्च 2003 को पुलिस ने बेटे जितेंद्र और राम बच्चन यादव को छोड़ दिया। थाने से छूटते ही जितेंद्र और राम बच्चन यादव जिला अस्पताल पहुंचे। पता चला कि पिता की मौत हो गई। इसके बाद बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया। वैसे इस मामले में पहले भी उसी थाने में घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया जा चुका था और इसके बाद दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया। सितंबर 2003 में उस वक्त की मुलायम सिंह यादव की सरकार ने CBCID से जांच करवाया। CBCID की जांच में दोनों पुलिस वाले यानी दरोगा और इंस्पेक्टर जांच में दोषी पाए गए। हाल ही में कुल 7 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। आपको बता दें कि जैनेंद्र सिंह वाराणसी के रहने वाले थे और इनकी गिनती रंगबाज दरोगाओं में यानी वर्दी वाले गुंडों में हुआ करती थी। ऐसी खबरें छपी हैं। राह चलते लोगों को डंडा मारने से लेकर बाल कटवाने, गालियों से जलील करने जैसी हरकतें आम तौर पर ये व्यक्ति किया करते थे वर्दी की धौंस में। और अभी 2 साल पहले इन्होंने VRS लिया था और अब सामाजिक जीवन से भी VRS लेना पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि वो जो दूसरा वाला था उसका क्या हुआ? यानी एक को तो अदालत ने सजा सुना दी जिसके इशारे पर गोली मारी गई, लेकिन जिसने गोली मारा उसका क्या हुआ? तो दरोगा नरेंद्र सिंह की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई थी। जैनेंद्र इन्होंने 2 साल पहले नौकरी से VRS लिया और अब जेल की सलाखों के पीछे बुढ़ापे का VRS काटेंगे। यानी 23 साल पहले रंगबाजी दिखाने के चक्कर में इंस्पेक्टर ने थाने में एक व्यक्ति को मरवा दिया।
चोरी के आरोप में हत्या करवा दिया और अब 23 साल बाद आजीवन कारावास की सजा मिली है। वीआरएस लेकर सोच रहे होंगे कि बुढ़ापे में आराम से घर परिवार में बच्चों नाती पोतों के साथ जीवन बिताऊंगा। क्या मालूम था कि 2 साल बाद पुराने कर्मकांड खुलेंगे और बुढ़ौती खराब होने वाली है। उस वक्त ये बातें रंगबाजी और जवानी के जोश में समझ में नहीं आया। हत्या के पीछे और भी क्या कारण था वो तो यही जाने। मगर ध्यान देने वाली बात यह है, पाप करके आप ये न सोचें कि बचे रहेंगे, कोई बचा लेगा। उसका हिसाब कभी भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिसके साथ गलत किया वही सजा दे। अन्य माध्यमों से भी सजा मिलती है, प्राकृतिक सजा, और मिलती भी है। वो अलग बात है कि लोग समझ भी नहीं पाते। अब यदि हम आज का माहौल देखें तो पिछले 12 सालों में लगातार पता चला कि तमाम भाजपाई राज्यों में और कुछ अन्य पार्टियों के शासन वाले राज्यों में भी पुलिस के तमाम अधिकारियों ने लोगों को फंसाने का काम किया। फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे और उत्तर प्रदेश में तो हाल ही में हाईकोर्ट ने कह दिया कि पुलिस वाले सोशल मीडिया पर हीरो बनने के लिए, अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं, यानी पैरों में गोली मार रहे हैं। यानी उन्हें लगता है कि यही बुलडोजर राज और यही एनकाउंटर वाला शासन उत्तर प्रदेश में हमेशा रहेगा, परमानेंट। शायद इसी मुगालते में देश की तमाम जांच एजेंसियों के अधिकारी भी हैं। देख लीजिए, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, यहां तक कि एनआईए के भी तमाम अधिकारियों पर बार बार झूठे केसेस में लोगों को फंसाने, गिरफ्तार करने के आरोप लग रहे हैं। ईडी का प्रकोप तो ऐसा रहा कि देश के कई लोगों ने अपना जीवन खुद ही समाप्त कर लिया। ईडी वालों ने इतना फर्जी केस में उनको टॉर्चर किया कथित रूप से। अब आप कल्पना करिए कि आज भले ही ईडी के अधिकारियों को छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया गया हो, आज भले ही सत्ता पूरी तरह से उन्हें गुंडई और बदमाशी करने की छूट दे रही हो, आम जनता को डिस्टर्ब करने की छूट दे रही हो, बार बार तमाम अदालतों से डांट फटकार मिलने के बाद भी उन पर कोई असर न हो रहा हो, मगर ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन अधिकारियों का मन बढ़ाए हैं, वही लोग हमेशा रहेंगे। कुछ साल पहले इन्हीं लोगों की संख्या संसद में 2 की हुआ करती थी, फिर 303 भी पहुंचे और फिर 240 पर भी हैं। कल देश में क्या हो, कौन सत्ता में रहे, कौन न रहे, कौन सी विचारधारा काम करे, कौन जानता है। मगर जिन अधिकारियों के टॉर्चर से लोगों ने अपनी जान गंवाया है, जिन लोगों को फर्जी तरीके से जेलों में सड़ाया है, जिनके जीवन को जहन्नुम बनाया है, क्या उसका हिसाब कभी नहीं होगा? ये सोचना अपने आप में बेवकूफ़ी है। देखिए ना, ये इंस्पेक्टर साहब जो बैक गियर लगा के चल रहे हैं, क्या इन्होंने रंगबाजी दिखाते हुए कभी सपने में भी सोचा होगा कि बुढ़ापे में उम्र कैद की सजा मिलेगी और मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे? वैसे जहां तक मुझे याद है, उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मगर एक इंस्पेक्टर के बारे में खूब चर्चा हुआ करती थी कि क्षेत्र में आया है, बहुत बदमाश टाइप इंस्पेक्टर है, बुलेट से चलता है और चलती बुलेट से लोगों को लाठी से मार देता है, कभी किसी का पकड़ के कपारे छिलवा देता है। मुझे याद नहीं कि यह चर्चा किसके बारे में होती थी, लेकिन इतना जरूर है कि यह टाइम मैच कर रहा है, शायद यही चर्चा में रहे होंगे। और हो सकता है इन्हीं जैनेंद्र कुमार सिंह के कारनामों की चर्चा हमने बचपन में सुना था। वैसे मालूम तो हमें भी नहीं था कि बचपन में जिनकी कहानियां सुन के डर लगता था, एक दिन उनकी उम्र कैद की खबर सुनानी पड़ेगी। लेकिन यह एक सबक है, खासकर उत्तर प्रदेश के उन पुलिस अधिकारियों के लिए जो आज सत्ताधारियों को खुश करने के चक्कर में कहीं हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं, कहीं फुल एनकाउंटर कर रहे हैं, कहीं गाड़ी पलट जाती है, कहीं पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो जाती हैं, कहीं सरेआम गोली चलाकर मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है, और कहीं उत्तर प्रदेश की जेलों में कथित रूप से एक सांसद को, पूर्व सांसद को जहर देकर मार दिया जाता है। और यदि कोई जज उस मामले में एफआईआर का आदेश दे दे तो जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जज की कुर्सी पर हमेशा कोई न कोई बैठा रहेगा, लेकिन उनका ट्रांसफर करने वाले हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। उनकी कुर्सी कभी भी बदल सकती है, तो कभी भी बदल जाने वाली कुर्सी के भरोसे अपनी बढ़ोतरी खराब न करें। वही करिए जिसकी अनुमति कानून और नियम देते हैं, वही करिए जो अवैध न हो, वरना इनको तो बैक गियर लगाने में 23 साल लग गया। हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत तेजी से फैसले होने लगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि हम तो लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन से अधिकारी, कर्मचारी जनता को और हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, फर्जी केसेस में फंसा रहे हैं, जनता को टॉर्चर करने वाले सभी लोग सावधान रहें। अब जरा सोचिए, अगर अखिलेश यादव का यह दावा सही है कि लिस्ट बना रहे हैं, तो अधिकारियों को सावधान रहने की जरूरत है। आप चाहे सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, या फिर उससे भी बड़े पद पर क्यों न हो, और चाहे जितने बड़े पहलवान हो, कानून का डंडा जब चलता है तो सारी पहलवानी निकल जाती है। इसलिए नेताओं के चक्कर में न पड़ें, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से जनता के प्रति, संविधान और देश के प्रति रखें। देश को आगे रखिए,
खुद भी बचे रहिए, देश को भी बचाइए। उधर चुनाव आयोग के अधिकारियों की बदमाशियां तो हम सब देख ही रहे हैं। उसे लेकर भी राहुल गांधी ने स्पष्ट चेतावनी दिया है कि जो लोग भी चुनाव में हेराफेरी कर रहे हैं ये राष्ट्रद्रोह है, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो नहीं सकता। और वो लोग लिख कर ले लें, लिख कर रख लें, कोई भी बचेगा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहे और चाहे भले ही रिटायर हो चुके हों। तो केंचुआ के अधिकारी भी इस बात को ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जो उनकी बुढ़ौती खराब कर दे, रिटायरमेंट के बाद उम्र कैद की सजा भोगनी पड़े, वरना सारा रुपया पैसा सोना चांदी बंगला गाड़ी रखा रह जाएगा और आप जेल में चक्की पिसिंग 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 करते रह जाएंगे। काहे कि आदमी पूरी जवानी बुढ़ापे के लिए आराम बनाने में खपा देता है और यदि बुढ़ापा ही नरक हो जाए फिर बचा ही क्या रह जाता है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, इसलिए नेताओं के इशारे पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके किसी को जेल में बंद करना, किसी का हाफ किसी का फुल एनकाउंटर करना, ये सब कुछ करने से पहले इस केस को जरूर याद कर लेना चाहिए। वैसे हमने देखा है इस तरह के तमाम मामलों में दशकों बाद सजा मिलती है, मगर अक्सर मिल ही जाती है। उम्मीद है कि आगे भी मिलती रहेगी। सोनम वांगचुक के केस को ही देख लीजिए। जिस व्यक्ति ने भारत देश के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए, यहाँ की सेना के लिए अपना पूरा जीवन खपाया है, बर्फीले पहाड़ों के बीच हमारे सैनिक कैसे सुरक्षित रहे उनके लिए टेंट बनाया है, खोज की है कैसे टेंट की, जिन्होंने दुनिया भर की तमाम विश्वविद्यालयों में भारत का झंडा फहराया, न जाने कितने विश्वविद्यालयों ने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी है। जिस व्यक्ति को सिराखों पर रखकर सॉफ्ट पावर की तरफ प्रयोग करना चाहिए, उस व्यक्ति को भारत की सरकार देश के लिए खतरा बताकर जेल में सड़ा रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के भीतर मोदी सरकार ने कह दिया कि वांगचुक दंगे जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे, वो भी सीमावर्ती इलाके में। जो हाल नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था वैसा ही काम लद्दाख में करना चाहते थे। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति की अच्छाइयों से प्रेरित होकर बॉलीवुड में फिल्म बनाई गई, ये वाली, करोड़ों लोगों ने इस फिल्म को देखा, खूब सराहा, बहुतों को तो मालूम भी नहीं था कि ये कैरेक्टर सच में इस दुनिया में अवेलेबल है। उस व्यक्ति को भारत की सरकार देश के लिए खतरनाक बता रही है। जो देश के युवाओं को, बच्चों को पढ़ा लिखा कर वैज्ञानिक विचारधारा पैदा करके दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें भारत की सरकार देश के लिए खतरनाक बता रही है। 26 सितंबर 2025 को इन्हें हिरासत में लिया गया था। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक इन्हें कैद में रखा गया है। पिछले दिनों इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, बार बार पेट में दर्द हो रहा था, लगातार दर्द बना हुआ था। उनकी पत्नी द्वारा हिरासत की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इधर से भी उधर से भी, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। सोनम वांगचुक की हिरासत को उनकी पत्नी ने अवैध बताया। एक के बाद एक तारीख लगती जा रही है, सुनवाई हो रही है, मगर इन सब के बीच कथित रूप से सोनम वांगचुक को लद्दाख की जनता का अधिकार मांगने की सजा मिल रही है। वांगचुक ने वही मांगा था जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में किया था लद्दाख के लोगों से, मगर पुराना वादा याद दिलाने पर कथित रूप से यह सब कुछ हो गया। सरकार का दावा है कि 24 सितंबर का इनका भाषण भड़काऊ था, जबकि ये गांधीवादी तरीके से शांतिप्रिय अनशन पर बैठे हुए थे। विरोध प्रदर्शनों में कहीं हिंसा हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई, ढेर सारे लोग घायल हुए थे। ये विरोध हिंसक कैसे हुआ, अपने से हुआ या फिर किसी ने षड्यंत्र के तहत करवाया ताकि वांगचुक को इसी बहाने जेल में भेजा जा सके, शायद कभी पता चल जाए। और अब देश की सुप्रीम कोर्ट सरकार से कह रही है कि देखिए इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सरकार विचार करे कि क्या इनको हिरासत में रखना जरूरी है। एक बार फिर से सरकार को विचार करना चाहिए। इस मामले पर पत्रकार सौरव दास ने बड़ा सटीक टिप्पणी किया है। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज सरकार के कदम की वैधता पर फैसला सुनाने की बजाय केवल आग्रह, इशारा, सिफारिश, उकसाने, सलाह देने, पुनर्विचार करने तक ही सीमित रह सकते हैं। वांगचुक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चिकित्सा कारणों से उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। यानी सोचिए, अमृतकाल में सुप्रीम कोर्ट का यानी देश की सबसे बड़ी अदालत का हाल यह है कि वो कभी केंद्र सरकार को, कभी चुनाव आयोग को सलाह देती है, कभी उनसे रिक्वेस्ट करती है, कभी उनसे सिफारिश की जाती है, कभी आग्रह किया जाता है, कभी इशारा किया जाता है, वो भी मौखिक तरीके से, तो कभी पुनर्विचार के लिए एडवाइस दी जाती है। जिस अदालत को निर्देश देना चाहिए, आदेश देना चाहिए, फैसला करना चाहिए, वो अदालत सलाह, इशारा, आग्रह, सिफारिश उसके आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। सवाल यह है कि जिस अधिकारी ने सोनम वांगचुक को हिरासत का आदेश दिया है, क्या उन्हें इस बात का भरोसा है कि जिन लोगों के इशारे पर यह सब कुछ किया गया कथित रूप से, वही लोग हमेशा ताउम्र कुर्सी पर रहेंगे? क्या उन्हें भरोसा है कि उनके इस कदम की भविष्य में कभी जांच नहीं होगी या फिर जांच में कुछ पाया नहीं जाएगा? क्या उन्हें भरोसा है कि वो हमेशा बचे रहेंगे? क्या उन्हें भरोसा है कि उनका हाल इंस्पेक्टर जैनेंद्र कुमार सिंह जैसा नहीं होगा? रिटायरमेंट के बाद भी उनके गुनाह पकड़े नहीं जाएंगे, साबित नहीं होंगे? क्या उन्हें भरोसा है कि उन्हें बुढ़ापे में जेल जाना नहीं पड़ेगा? क्या उन्हें भरोसा है कि उन्हें बैक गियर लगा के पुलिस की गाड़ी में बैठना नहीं पड़ेगा? क्या उन्हें भरोसा है कि उन्हें पत्रकारों से मुंह छिपाना नहीं पड़ेगा? यदि हाँ, तो फिर जो कर रहे हैं करते रहें और
और यदि भरोसा नहीं है तो फिर वही करें जिसकी इजाजत कानून देता है, जो कानून सम्मत हो, जो न्यायप्रिय हो। वरना ज्ञानेंद्र कुमार सिंह पूर्व इंस्पेक्टर एक ज्वलंत उदाहरण है। आज का गलत, आज की तानाशाही, आज की बदमाशी और आज की रंगबाजी कल को बैक गियर लगाकर मुंह छिपाते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठने का मार्ग प्रशस्त कर देगा। वैसे एक बात और है, बात सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नहीं है, पुलिस के अधिकारियों की नहीं है, जांच एजेंसियों के अधिकारियों की ही नहीं है, मामला तो उन जज साहब लोगों का भी है जो कथित रूप से लेन देन करके, चाहे हलवा पूड़ी खा के, चाहे किसी भी तरीके का लाभ लेकर किसी को फंसा रहे हैं। कभी बेमतलब के मामले में किसी विपक्षी को 2-2 साल की सजा सुना देते हैं, कभी झूठे मामलों को लंबे वक्त तक टालना ताकि लोगों को जेल में रखा जा सके, कभी जानबूझकर ऐसी सजा देना कि किसी की सदस्यता समाप्त हो सके। और जो जज साहब लोग रिटायरमेंट से पहले नेताओं का काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद इनाम लेते हैं, उन्हें भी याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि वो जज हैं तो उनका मामला कभी खुलेगा नहीं, कहीं सामने बात नहीं आएगी। आने वाले वक्त में उनकी भी पोल खुल सकती है, उनका भी हाल इंस्पेक्टर जयनेंद्र कुमार सिंह जैसा हो सकता है, उन्हें भी बैक गियर लगाकर पुलिस की गाड़ी में मुंह छिपाते हुए बैठना पड़ सकता है। वो गाना है ना कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, तो कर्म का जो लेख है वो मिटने वाला नहीं। यदि आज की सत्ता कानून बनाकर गलत करने वाले अधिकारियों को, अपनी गुलामी करने वाले अधिकारियों को, बदमाशी करने वाले अधिकारियों को बचा सकती है, तो कल की सत्ता कानून को बदलकर नया कानून बनाकर देश के लोकतंत्र का बंटाधार करने वालों को सजा भी दे सकती है। क्योंकि जब नाले का ढक्कन उल्टा करके उसके छेद में पाइप लगाकर उस पाइप से निकलने वाली गैस से चाय बनाई जा सकती है, जब बादलों के पीछे जा रही जहाज रडार की नजर से बचाई जा सकती है, तो फिर कुछ भी संभव है। बाकी मुमकिन है योजना बंद नहीं हुई है और न बंद होगी। वैसे आप दर्शक क्या सोचते हैं, क्या 23 साल बाद इंस्पेक्टर जयनेंद्र कुमार सिंह को मिली ये सजा आज गलत करने वाले अधिकारियों के लिए सबक नहीं है? क्या उन्हें इससे सीखने की जरूरत नहीं है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।